हाय स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमावत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, रीट की क्लासेस अपन ने बहुत सफलतापूर्वक चालू की हैं और बड़ी ही आपको एक्सपर्ट क्वालिटी की, शानदार क्वालिटी की क्लासेस मिल रही है। और जहां तक बात टीचिंग मेथड्स की होती है तो टीचिंग मेथड आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है रीट एग्जाम के लिए, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। ठीक है, अपन ने इसमें जीटी मेथड स्टार्ट किया था और जीटी मेथड में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने स्टार्ट कर दिए थे। आज अपन कैरेक्टरिस्टिक्स का कौन सा पार्ट लेकर आए हैं आपके सामने? दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। वीडियो को कंटिन्यू करूं इससे पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो जीटी मेथड में कैरेक्टरिस्टिक्स अपने चल रहे थे और मैंने शायद आपको 9-10 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बता भी दिए थे। आज का जो मेरा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा साहब, इसका विशेषता जो इसकी होगी वो क्या होगी साहब, मैं बता दूं कि जीटी मेथड में जो है, ठीक है, वो लर्निंग का जो सीक्वेंस होता है, लर्निंग का जो ऑर्डर होता है ना, वो कभी फॉलो नहीं होता है। मैं कह सकता हूं साहब अननेचुरल वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, मैं यहां पर इसकी नेक्स्ट क्वालिटी क्या लिखूंगा साहब, अननेचुरल, और मैं यहां पर लिख रहा हूं वे ऑफ लर्निंग। ध्यान से समझ लेना कि इसमें जो लर्निंग का जो वे होता है, लर्निंग का जो ऑर्डर होता है ना, वो अननेचुरल होता है, नेचुरल बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि LSRW जो अपना लर्निंग सीक्वेंस होता है, लर्निंग ऑर्डर जो होता है ना, वो इसमें फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें केवल रीडिंग और राइटिंग के ऊपर ही क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया जाता है। तो मैंने आपको एक बात भी क्या कही थी कि इसमें क्रेमिंग करवाई जाती है बच्चों से। ठीक है, रट्टे मरवाए जाते हैं, रटाया जाता है बच्चों को, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग, ठीक है, नहीं होता है। स्पीकिंग और ओरल एक्टिविटी नहीं होती है, ओरल एक्टिविटी नहीं होगी, लिसनिंग एक्टिविटी इसमें नहीं होती है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो, ठीक है, वे ऑफ लर्निंग जो होता है ना, वो साहब क्या होता है, अननेचुरल होता है। नेचुरल कब होता? जब LSRW फॉलो होता। आई मेरी बात समझ में? तो इसमें फर्स्ट आपको इसका आज का अपना समझ में आया होगा। 9-10 मैंने आपको पढ़ा दिए थे, 11वां ही मान लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 11 ही लिख देता हूं कि 11वां साहब अपना इसकी विशेषता हो गई है। नेक्स्ट मेरी विशेषता इसकी क्या होगी वो भी आप समझ लें कि इसको जीटी मेथड जो होता है ना साहब, इसको एक एवरेज जो लर्नर होता है ना, मैं सीधा लिख सकता हूं कि इट इज गुड फॉर एन एवरेज लर्नर। किसके लिए साहब स्टूडेंट्स? कि एक एवरेज जो लर्नर होता है, जो औसतन जो लर्नर होता है ना, उसके लिए ये मेथड क्या होता है, बड़ा आसान होता है, बड़ा अच्छा होता है। तो एवरेज लर्नर के लिए बहुत अच्छा होता है जीटी मेथड। ये समझ में आया होगा आपको। आगे मैं बढ़ता हूं कि अगर मान लो कि एवरेज लर्नर के लिए अच्छा है, तो मैं कह सकता हूं कि साहब ये मेथड इजीली अडोप्टेड है। क्या है साहब? इजीली अडोप्टेड है, इसको आसानी से अडोप्ट किया जा सकता है। ठीक है, आत्मसात किया जा सकता है, समझा जा सकता है। मतलब कोई भी टीचर इसको क्या कर सकता है, इजी वे में क्या कर सकता है, ठीक है, पढ़ा सकता है, यूज कर सकता है। तो जीटी मेथड के अपन ने 11वां रूल क्या पढ़ा कि इसका जो लर्निंग सीक्वेंस होता है वो अननेचुरल होता है। मींस इसमें रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। और ये जो मेथड होता है ना, वो एक एवरेज लर्नर के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। अगर एवरेज लर्नर के लिए कोई मेथड अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं कि वो मेथड क्या होता है, इजीली अडोप्टेड होता है। अब स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं कि इसमें, इस मेथड में जो वोकेबलरी वर्ड लिस्ट यूज की जाती है या वोकेबलरी लिस्ट जो यूज की जाती है, ठीक है, वो वोकेबलरी कहां से यूज की जाती है?
तो जीटी मेथड में जो वोकेबलरी यूज आती है वो वोकेबलरी रीडिंग टेक्स्ट बुक्स से ली जाती है। कहां से ली जाती है? रीडिंग जो टेक्स्ट बुक्स होती है ना, अपनी किताबें जो होती है ना, उन किताबों से ही क्या किया जाता है साहब, इसमें वोकेबलरी यूज की जाती है। और ग्रामर भी कहां से यूज की जाती है साहब इसमें? ठीक है, किताबों से ही यूज की जाती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, कि वोकेबलरी, या फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं वोकेबलरी वर्ड लिस्ट। मेरी बात समझ में आ रही होगी? वोकेबलरी वर्ड लिस्ट एंड ग्रामर, और जो अपनी ग्रामर जो होती है ना, ठीक है, वो आर चूजन, वो क्या की जाती है साहब? ली जाती है। क्या ली जाती है साहब? आर चूजन वो ली जाती है। और वो कहां से ली जाती है स्टूडेंट्स? फ्रॉम द रीडिंग टेक्स्ट बुक से। कहां से ली जाती है साहब? रीडिंग टेक्स्ट बुक से क्या की जाती है अपनी इसमें, ठीक है, ग्रामर और वोकेबलरी ली जाती है। तो आपको मैंने एक बात बताई, ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है कि जीटी मेथड में जो वोकेबलरी होती है और जीटी मेथड में जो ग्रामर होती है, वो ग्रामर हमेशा, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स से ही ली जाती है। कहां से ली जाती है? टेक्स्ट बुक्स से ही ली जाती है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना बन सकता है। इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगा देता हूं यहाँ पे, इस पॉइंट को तारे सितारे लगाकर इसको क्या करता हूं, सजा देता हूं ताकि आपके काम आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट मेरा अब इसका नेक्स्ट जो विशेषता आएगी, वो विशेषता इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि मान लो अगर कोई टीचर अपने को क्या पढ़ा रहा है साहब, वोकेबलरी पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है साहब? कोई टीचर अपने को क्या पढ़ा रहा है साहब? वोकेबलरी पढ़ा रहा है। इस मेथड में अगर कोई टीचर वोकेबलरी पढ़ाएगा ना, ठीक है, तो वो मेमोराइजेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, मतलब क्रेमिंग करवाएगा, रटवाएगा। मैंने क्या कहा कि जीटी मेथड में जो वोकेबलरी और जो ग्रामर क्या की जाती है, यूज की जाती है, वो ग्रामर हमेशा टेक्स्ट बुक से ली जाती है। और टीचर अगर वोकेबलरी पढ़ाएगा तो वो स्टूडेंट्स को मेमोराइज करवा के क्या करवाएगा साहब? वोकेबलरी पढ़ाएगा। सीधा अंडरस्टैंडिंग से क्या नहीं करेगा, वो वोकेबलरी नहीं पढ़ाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं साहब कि टीचर्स, ठीक है, और मैं यहां पे लिख देता हूं टीचर्स पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स? तो मैं यहां पे लिखता हूं वोकेबलरी। टीचर साहब वोकेबलरी पढ़ाते हैं इस जीटी मेथड में। और वो कैसे पढ़ाते हैं साहब? मैं लिख देता हूं यहां पर थ्रू मेमोराइजेशन। कैसे पढ़ाते हैं साहब? मेमोराइजेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। मतलब मेमोराइजेशन को मैं क्या बोल सकता हूं साहब? क्रेमिंग बोल सकता हूं कि टीचर्स जो जीटी मेथड में वोकेबलरी पढ़ाते हैं वो रटाते हैं। क्या करवाते हैं? वोकेब को रटवाते हैं। आपके बात समझ में आ गई होगी कि वोकेबलरी और ग्रामर जीटी मेथड में जो होती है वो टेक्स्ट बुक से ली जाती है। और टीचर अगर वोकेबलरी पढ़ाएगा तो वो मेमोराइजेशन के अकॉर्डिंग करवाएगा, अर्थात वो क्रेमिंग करवाएगा। स्टूडेंट्स को क्या करवाएगा? वो रटवाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको और बताया था कि जीटी मेथड में जो यूनिट ऑफ टीचिंग जो होता है ना, वो क्या होता है साहब? ठीक है, मैंने बताया भी था आपको, वर्ड्स होते हैं। क्या होता है साहब? वर्ड होता है। यूनिट ऑफ टीचिंग, बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? वर्ड होता है। मैंने बताया था सेकेंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको ढंग से दिमाग में रख लेना। ठीक है, कि जीटी मेथड में बेसिक, ठीक है, यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? केवल वर्ड होता है। क्यों? क्योंकि वर्ड पे फोकस किया जाता है, पूरे सेंटेंस पे फोकस नहीं किया जाता है। अगर कोई टीचर क्या करता है साहब, ठीक है, किसी सेंटेंस को लिखता है तो वो एक एक वर्ड को का अनुवाद करता है। ऐसे नहीं कि पूरे सेंटेंस को समझाएगा, एक एक वर्ड को समझाएगा। तो इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? वर्ड होता है। मेरी बात समझ में आई होगी? ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं साहब अपने? बाइलिंगुअल। क्या साहब? बाइलिंगुअल जो वर्ड्स होते हैं, मैं क्या लिख रहा हूं साहब यहां पर? बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट, ध्यान दीजिएगा। एंड ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर डिक्शनरी। देखो स्टूडेंट्स, आराम से समझ में आएगा कि इसमें जो होता है ना साहब, वो बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट और डिक्शनरी का क्या किया जाता है साहब? यूज किया जाता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं यूज्ड।
अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि साहब ये बाइलिंगुअल क्या होता है। ठीक है, तो बाइलिंगुअल की जहां तक बात होती है तो बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषीय। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विभाषीय। एक ही शब्द को दो भाषाओं में बोले जाना, एक ही शब्द को दो भाषाओं में बोलना ही क्या होता है साहब? बाइलिंगुअल होता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि इस जीटी मेथड में अगर कोई वर्ड लिस्ट अपने को दे रखी है ना, तो वो वर्ड लिस्ट किस में रहेगी साहब? बाइलिंगुअल में रहेगी। ठीक है, बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट रहेगी, मतलब दोहरी भाषा में रहेगी। और डिक्शनरी भी कैसी रहेगी साहब? दोहरी भाषा में ही रहेगी। जैसे मैं यहां पर एक वर्ड आपको दे देता हूं स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिख दिया साहब? एक वर्ड है एग्री। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई टीचर जो होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई टीचर मान लो, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम में बता रहा है, या फिर मान लो इंग्लिश पढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल कोई टीचर क्या पढ़ा रहा है साहब? इंग्लिश पढ़ा रहा है, और उस टीचर ने एक वर्ड लिख दिया साहब, क्या लिख दिया? एग्री लिख दिया। और इस एग्री के आगे वो क्या लिख देता है? सहमति। क्या लिख देता है साहब? सहमति। मतलब एग्री का मीन्स क्या होता है साहब? सहमति। आ रही होगी मेरी बात समझ में? तो एक वर्ड अपने पास क्या है साहब? एग्री। ठीक है, एक तो वर्ड क्या हो गया? एग्री। एग्री जो वर्ड है ना, वो किसका टर्म हो गया साहब? इंग्लिश का। और सहमति किसका हो गया साहब? हिंदी का वर्ड हो गया। किसका हो गया साहब? हिंदी का वर्ड हो गया। तो एक ही वर्ड को देखो, एक ही वर्ड को दो लैंग्वेज में क्या कर रहा है साहब? यूज कर रहा है। तो इसी को मैं क्या कहता हूं? बाइलिंगुअल कहता हूं। क्या कहता हूं? बाइलिंगुअल कहता हूं। बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट का यूज जीटी मेथड में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश का टीचर जो होता है, वो इंग्लिश का टीचर स्कूल्स में बच्चों को क्या पढ़ाता है साहब? इंग्लिश पढ़ाता है। उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना, वो अंग्रेजी सीखें। आई मेरी बात समझ में? और अंग्रेजी सिखाने के लिए वो सहारा किसका लेता है साहब? हिंदी का सहारा लेता है। मतलब उस जगह की जो मदर टंग होती है ना, नेटिव लैंग्वेज जो होती है ना, उसका सहारा लेता है। तो टीचर अगर मान लो कोई वर्ड टीचर के पास आया, जैसे मान लो एग्री वर्ड आया, तो स्टूडेंट्स को टीचर क्या बताता है? बेटा एग्री का मीन्स क्या होता है? सहमति। तो यहां पर एक ही वर्ड को दो लैंग्वेज में यूज कर रहा है, क्या करने के लिए? इजी वे में समझाने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर वो टीचर क्या लिख देता है साहब? एग्री जो होता है ना, एग्री का सिनोनिम लिख देता है, और क्या लिख देता है साहब? कंसेंट। क्या लिख देता है स्टूडेंट्स? कंसेंट लिख देता है। देखो यहां पर एग्री का मीन्स तो क्या लिखा? सहमति लिखा था, लेकिन यहां पर एग्री का मतलब क्या लिख दिया इसने? कंसेंट लिख दिया। एग्री का सिनोनिम हो गया ये। तो एग्री का मीन्स कंसेंट होता है, और कंसेंट का मीन्स क्या होता है? एग्री होता है। तो मेरे को एक बात बताओ कि इस वर्ड को दो लैंग्वेज में थोड़ी बताया, इस वर्ड को दो लैंग्वेज में थोड़ी बताया, एक ही लैंग्वेज में बताया। ये भी इंग्लिश है और ये भी क्या है? इंग्लिश है। इस वर्ड को एक्सप्लेन किसने किया साहब? इंग्लिश में किया। और इस वर्ड को यहां पे एक्सप्लेन किसने किया? हिंदी में किया। तो यहां दोहरी लैंग्वेज थी, लेकिन यहां पर लैंग्वेज एक ही थी। तो जहां एक वर्ड को एक ही लैंग्वेज में क्या किया जाता है साहब? डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो तो हो जाता है मोनोलिंगुअल। क्या हो जाता है साहब? मोनोलिंगुअल, एक भाषी है। और अगर एक वर्ड को दो लैंग्वेज में यूज किया जाता है, तो वो होता है बाइलिंगुअल। तो आपको समझ में आया होगा कि बाइलिंगुअल वर्ड्स क्या होते हैं। तो मैंने क्या कहा? जीटी वर्ड्स, जीटी मेथड में बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट का यूज किया जाता है, और बाइलिंगुअल डिक्शनरी का ही क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? यूज किया जाता है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। आई होप आपको ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा आगे और बढ़ जाता हूं और इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देता हूं। इसकी जो मेन सोल होती है, जीटी मेथड की जो आत्मा होती है, वो क्या होती है साहब? ग्रामर होती है। ग्रामर इज द सोल ऑफ जीटी मेथड। मैंने क्या कहा? ठीक है, ग्रामर मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। मैंने लिखा ग्रामर इज द, ठीक है, सोल। सोल का मीन्स आत्मा ऑफ दिस मेथड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रामर जो होती है ना, वो जीटी मेथड की क्या होती है? सोल होती है, आत्मा होती है। मैं कह सकता हूं कि जीटी मेथड में, ठीक है, ग्रामर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी।
अब मैं आपको एक चीज और समझाऊं कि जीटी मेथड में जो न्यू ग्रामेटिकल वोकेबलरी जो लिस्ट होती है या आइटम्स जो होते हैं, मान लो जीटी मेथड में आपको कुछ वोकेबलरी आइटम्स दे दिए, अब वो वोकेबलरी आइटम्स आप टारगेट लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं साहब? टारगेट लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं। तो उन टारगेट लैंग्वेज में उन वोकेबलरी वर्ड्स को आप एक्सप्लेन करेंगे ना, तो एक्सप्लेन हमेशा नेटिव लैंग्वेज में ही करेंगे आप। पहले मैं एक लाइन लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। मैं यहां पर लिख रहा हूं साहब कि न्यू ग्रामेटिकल, मैंने क्या लिखा? न्यू ग्रामेटिकल, और फिर इसके आगे बढ़ता हूं, वोकेबलरी आइटम्स, ठीक है, इन ए टारगेट लैंग्वेज। अभी मैं आपको बताऊंगा कि टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, वो भी समझेंगे। इन ए टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, आर एक्सप्लेन्ड, को एक्सप्लेन किया जाता है स्टूडेंट्स। और एक्सप्लेन किस में किया जाता है साहब? एक्सप्लेन इन मैं बोलूं इन द नेटिव लैंग्वेज। किस में किया जाता है साहब? नेटिव, या इन द स्टूडेंट्स, सीधा लिख देता हूं मैं, स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, विद्यार्थियों की नेटिव लैंग्वेज में क्या किया जाता है साहब? ठीक है, एक्सप्लेन किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर टू, ठीक है, हैव ए, ध्यान दे रहे होंगे आप साहब, हैव ए कंपैरिजन बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। क्या साहब है? वाइस वर्सा। देखो ये वाइस वर्सा क्या होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं इसका आपको हिंदी बताता हूं और फिर आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि इतना देखकर आपको समझ में नहीं आने वाला। देखो ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा ले आप, फूल पत्तियों से सजा ले स्टूडेंट्स, बहुत काम आने वाला रूल है कि अपनी जो न्यू ग्रामेटिकल वोकेबलरी आइटम्स होते हैं, मान लो कोई टारगेट लैंग्वेज ले ली और उस टारगेट लैंग्वेज में जितने भी वोकेबलरी का आइटम्स आते हैं, आई मेरी बात समझ में? किसी टारगेट लैंग्वेज में जितने भी वोकेबलरी आइटम्स आते हैं, उन वोकेबलरी आइटम्स को एक्सप्लेन कौन सी लैंग्वेज में किया जाता है? स्टूडेंट्स की नेटिव लैंग्वेज में किया जाता है। किस में किया जाता है साहब? स्टूडेंट्स की नेटिव लैंग्वेज में किया। क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू, किस चीज के लिए? हैव ए कंपैरिजन, ताकि तुलना हो सके किसके बीच साहब? टारगेट लैंग्वेज और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा यहां पर मैं मदर टंग को बोलूंगा। किसको बोलूंगा? मदर टंग को बोलूंगा। मदर टंग को की बात करूं तो नेटिव लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? नेटिव लैंग्वेज। देखो स्टूडेंट्स, मेरे को पता है ये रूल आपके अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेरे को पता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं समझाता हूं आपको। मान लो कोई टीचर है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। मान लो कोई टीचर है साहब, और इंग्लिश का टीचर है साहब। वो मेरे को एक बात बताइए कि इंग्लिश का टीचर जो है ना, वो अपने स्टूडेंट्स को कौन सी लैंग्वेज सिखाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक इंग्लिश का जो टीचर है, वो इंग्लिश का टीचर अपने स्टूडेंट्स को कौन सी लैंग्वेज सिखाएगा? आपका आंसर होगा सर ऑफ कोर्स इंग्लिश का है तो इंग्लिश ही सिखाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि वो इंग्लिश सिखाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि उस टीचर का टारगेट क्या है? इंग्लिश सिखाना। इसका मतलब उस टीचर की जो टारगेट लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि टारगेट लैंग्वेज क्या होती है। टीचर को क्या सिखाना है साहब? इंग्लिश सिखा रहा है, तो इंग्लिश सिखाना उसका टारगेट है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज ही क्या हो गई साहब? टारगेट लैंग्वेज हो गई। अब उस टारगेट लैंग्वेज में, उस अंग्रेजी लैंग्वेज में जो भी वोकेबलरी आएगी, उस इंग्लिश में जो भी वोकेबलरी आएगी ना, उनको वो टीचर क्या करेगा साहब? विद्यार्थियों की नेटिव लैंग्वेज में समझाएगा। किस में समझाएगा साहब? विद्यार्थियों की नेटिव लैंग्वेज में समझाएगा, विद्यार्थियों की मातृभाषा में समझाएगा, तो जल्दी समझ में आएगा। आपको मैं बता देना चाहूंगा, आपके टीचर जो है, जैसे मान लो आपने पढ़ा हुआ, छोटी क्लासेज में पढ़ा है, आपको टीचर जो है वो इंग्लिश पढ़ाता है, तो सिखाना तो उसका मकसद तो क्या, टारगेट तो क्या होता है? वो इंग्लिश सिखाना उसका टारगेट होता है। लेकिन इंग्लिश सिखाने के लिए बोलो आपको, वो हिंदी का सहारा लेता है नहीं लेता है?
हिंदी का सहारा टीचर लेता है या नहीं लेता है? आपका आंसर होगा हाँ सर लेता है। तो वो हिंदी आपकी क्या हो गई? मदर टंग हो गई, वो नेटिव लैंग्वेज हो गई। और सिखा क्या रहा है वो आपको? इंग्लिश सिखा रहा है। और इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज हो गई? टारगेट लैंग्वेज हो गई। तो टारगेट लैंग्वेज अर्थात इंग्लिश सिखाने के लिए जो वोकेबलरी वो यूज करेगा ना, उस वोकेबलरी को वो एक्सप्लेन किस में करेगा साहब? हिंदी में करेगा। और वो हिंदी क्या हो जाएगी साहब स्टूडेंट्स? ठीक है, हिंदी यहां पर क्या हो जाएगी? विद्यार्थियों की नेटिव लैंग्वेज हो जाएगी। नेटिव लैंग्वेज की बात करूं तो मदर टंग हो जाएगी। आपको बात समझ में आ रही होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एग्री बोलता है तो वो एग्री सिखाना है उसको। एग्री अंग्रेजी का वर्ड है, वो अंग्रेजी में सिखाएगा तो वो तो टारगेट हो गया उसका। लेकिन उसको सिखाने के लिए वो क्या बोलेगा कि बेटा सहमति जो होती है, सहमति को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एग्री बोलते हैं। तो बताओ यहां पर नेटिव लैंग्वेज का सहारा लिया नहीं लिया? आई मेरी बात समझ में? और वो नेटिव लैंग्वेज का सहारा क्यों लेता है? ताकि वो टारगेट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज में क्या कर सके? कंपैरिजन कर सके। वाइस वर्सा का मतलब मैंने बताया मदर टंग या ठीक है नेटिव लैंग्वेज। तो आपको बात समझ में आई होगी कि न्यू ग्रामेटिकल जो ठीक है वोकेबलरी आइटम्स जो होते हैं किसी टारगेट लैंग्वेज में, उन वोकेबलरी आइटम्स को अगर अपन कोई टीचर एक्सप्लेन करता है तो वो एक्सप्लेन किस में करेगा? स्टूडेंट्स की नेटिव लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा, ताकि वो टारगेट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज में क्या कर सके साहब? ठीक है, कंपैरिजन कर सके। तो आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अब इसमें नेक्स्ट अपना जो रूल होता है वो क्या बनता है? देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो भी देख लें आप, कि इसमें क्या होता है कि साहब स्टूडेंट से क्या की जाती है साहब? एक्सपेक्टेशन की जाती है कि एक स्टूडेंट जो होगा ना वो ट्रांसलेशन जो होगा ना, वो ट्रांसलेशन में क्या हो जाए साहब? एक्यूरेसी आए उसकी, क्या हो जाए? वो एक्यूरेसी प्राप्त कर ले। तो the students are expected to attain accuracy in translation। ये अगला अपना पॉइंट होगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड, स्टूडेंट से क्या की जाती है साहब? एक्सपेक्टेशन की जाती है कि स्टूडेंट्स अटेन करे, प्राप्त करे। ठीक है, क्या अटेन करे साहब? एक्यूरेसी अटेन करे। क्या अटेन करे साहब? स्टूडेंट्स एक्यूरेसी अटेन करे। ध्यान रखना, एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं मैं, फ्लुएंसी की बात नहीं कर रहा हूं। फ्लुएंसी डायरेक्ट मेथड में आती है, एक्यूरेसी किस में आती है साहब? जीटी मेथड में आती है। ध्यान रखना, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी दो अलग अलग चीजें होती है। मान लो 100 नंबर का एक पेपर है और 60 मिनट बच्चे को मिली है। ठीक है, 100 नंबर के पेपर में अगर बच्चा मान लो 90 क्वेश्चन करके आ रहा है, ठीक है, 100 नंबर का एक पेपर हुआ और 100 नंबर के पेपर में बच्चा क्या करके आ रहा है साहब? 90 क्वेश्चन करके आ रहा है। और 90 में से उस बच्चे की मान लो, ठीक है, मैं बोल दूं साहब 90 में से उसके 30 क्वेश्चन तो सही हो जाते हैं और 60 क्वेश्चन उसके क्या हो जाते हैं साहब? गलत हो जाते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या एक्यूरेसी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या एक्यूरेसी है? अरे 60 गलत कर दिए, 30 ही सही किए, क्या उसने एक्यूरेसी प्राप्त की? सटीकता प्राप्त की? नहीं की। हालांकि उसकी फ्लुएंसी तो ठीक है, स्पीड तो सही है कि वो 100 में से क्या कर रहा है साहब? 90 कर रहा है 60 मिनट में, 1 घंटे में वो क्या कर रहा है? 100 में से 90 क्वेश्चन कर रहा है। इसका मतलब फ्लुएंसी तो है, स्पीड तो है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ रही स्पीड के अकॉर्डिंग। आ रही होगी मेरी बात समझ में? लेकिन अगर वही स्टूडेंट 100 क्वेश्चन में से 90 करता है और 90 में से मान लो 80 तो उसके सही आते हैं और 10 उसके क्या आते हैं? गलत आते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर बंदा क्या है साहब? एक्यूरेसी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? एक्यूरेसी दिखा रहा है। फ्लुएंसी तो दिखा ही रहा है, एक्यूरेसी नहीं आ रही, क्योंकि 90 में से 80 क्वेश्चन करा तो इसका मतलब एक्यूरेसी तो है। और 90 में से अगर मान लो 30 गलत, 30 ही सही आ रहे हैं, तो फिर एक्यूरेसी नहीं आ रही। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि स्टूडेंट्स से जीटी मेथड में क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो एक्यूरेसी प्राप्त करे। और वो एक्यूरेसी किसमें साहब? ट्रांसलेशन में क्या करे साहब? एक्यूरेसी प्राप्त करे। मैं आपको कह देता हूं ट्रांसलेशन में एक्यूरेसी होनी चाहिए, फ्लुएंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांसलेशन में फ्लुएंसी डायरेक्ट मेथड में होती है, ठीक है, एक्यूरेसी कौन से मेथड में होती है? जीटी मेथड में होती है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वाला रूल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपनी होती है वो क्या होती है साहब? वही मैं बताता हूं कि इसमें वोकेबलरी जो होती है ना, एनॉर्मस यूज ऑफ वोकेबलरी। इसमें ज्यादा से ज्यादा किसका यूज किया जाता है? वोकेबलरी का यूज किया जाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एनॉर्मस
ठीक है, वोकेबुलरी यूज्ड, ठीक है, वोकेबलरी जो होती है ना उसका ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, यूज किया जाता है। तो जीटी मेथड के इतने अपन ने क्या सीखे साहब, कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे। उम्मीद है यहां तक के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आए होंगे। अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टूडेंट्स, उस नेक्स्ट वीडियो में अपन कैरेक्टरिस्टिक्स का जो पार्ट होगा उसको अपन कंप्लीट करेंगे और फिर अपन जीटी मेथड के एडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो अभी 2 वीडियो हो रहेंगे जीटी मेथड के, 4 पार्ट में अपन ने जीटी मेथड को डिवाइड किया है और यहां तक के आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए होंगे। बहुत अच्छा यहां पर आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, कभी भी गलती नहीं होगी, आपसे मैं बता देता हूं। और मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को, ठीक है, आप क्या कीजिए, मेरा चैनल शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। आपसे बस मैं तो यही चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, आपको भी बेनिफिट मिले और भी मेरे भाई उनको भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि जय हिंद, जय भारत।